आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम ऑल टू आवर शो पूछो जरा पूछो, और मैं हूं आपकी होस्ट कम दोस्त हिमानी बंसल। जैसा कि आप जानते हैं कि इस शो में हम विज्ञान और उससे जुड़ी बड़ी ही रोमांचक कहानियों पर चर्चा करते हैं, और ऐसी ही एक कहानी है द स्टोरी ऑफ एटम। हमारे पिछले एपिसोड में डॉक्टर आशीष ने हमें इसी स्टोरी के बारे में बताया, और उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर डॉक्टर आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वेलकम डॉक्टर आशीष। हेलो। थैंक्स हिमानी। अरे आशीष बोलो, डॉक्टर मत लगाओ। ओके, तो आशीष आज आप हमारे दर्शकों के लिए क्या लेके आए हैं? हाँ, तो जैसे कि आपने बताया कि हमने स्टोरीज की शुरुआत की थी, हमने स्टोरी ऑफ एटम की शुरुआत की थी, जो मेरे हिसाब से मतलब कि सबसे इम्पोर्टेंट स्टोरी है, बिकॉज यूनिवर्स इज मेड ऑफ एटम, सो वी शुड नो हाउ इट ऑल वाज इन्वेंटेड। तो पहले एपिसोड में दर्शकों ने हमें बहुत प्यार दिया। दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी एपिसोड आपने शेयर करी, लाइक करी, सवाल भी पूछे, उन सवालों का जवाब हम एंड में भी देंगे आज की एपिसोड के। तो हमने वो कहानी की खत्म कहाँ की थी पहली एपिसोड में कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में ये प्रूव कर दिया था कि जो फिनोमिना है ब्राउनियन मोशन का, वो तभी एक्सप्लेन किया जा सकता है अगर एटम्स हो। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी से प्रूव कर दिया था। और वो आपने ब्राउनियन मोशन दिखाया था पिछले एपिसोड में, पोलन ग्रीन्स का एग्जांपल। पोलन ग्रीन्स की एग्जांपल ली थी हमने। एंड देन उससे 3 साल बाद एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, जॉन पेहॉन, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया था कि आइंस्टाइन की थ्योरी की जो जो प्रेडिक्शंस हैं करेक्ट हैं, इसलिए उसकी थ्योरी करेक्ट है, सो एटम्स होने चाहिए। दूसरा ये, अब क्या था, ये वाला जो टाइम था ना, ये फिजिक्स के लिए बड़ा एक्साइटिंग टाइम था, क्योंकि इस टाइम पर पिछले 10 सालों में कुछ ऐसी ऐसी माइंड ब्लोइंग चीजें पता चली थी जो कभी किसी ने सोची भी नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल 1895 की बात है, 1895 में एक साइंटिस्ट हुए हैं, विल्हम रेंटगन, जर्मन साइंटिस्ट थे। विल्हम रेंटगन ने एक्सरेज की डिस्कवरी की। एक्सरेज को हम जानते हैं, एक्सरेज, हाँ, सब हॉस्पिटल में जाके करवाते हैं एक्सरेज। हाँ, तो हम लोगों को जरूरत पड़ती है अपनी लाइफ में, कभी किसी की हड्डी कुछ टूट गई, कभी दांत मतलब कि डेंटिस्ट के पास जाते हैं, एक्सरे करता है एंड सो ऑन। तो ये बड़ी मतलब कि एक साइंस फिक्शन जैसी चीज थी कि कुछ ऐसी रेडिएशन है जो मतलब कि हमारी बॉडी में से पार कर जा रही है, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। या फिर मतलब लकड़ी का टुकड़ा रखा, पार कर गई, सोचा नहीं था किसी ने, ऐसी ऐसी चीजें। सो दिस वाज इन लाइक साइंस फिक्शन इमीडिएटली। एंड देन 1896 की बात है, एक फ्रेंच साइंटिस्ट है पेरिस में। अब फ्रेंच नाम है, अगेन डिफिकल्ट है, आई विल ट्राई टू प्रोनाउंस, पार्डन माय फ्रेंच अगेन। एरी बेकरेल। तो ये जो थे, इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की। इन्होंने क्या देखा कि कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो एक इनविजिबल एनर्जी हर टाइम एमिट कर रहे हैं। अब आप सोच के देखो, आपने कोई चीज उठा ली हाथ में और आपका हाथ जलने लग गया अचानक से, और कुछ केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। केमिकल रिएक्शन से हम जानते हैं कि हाथ जल सकता है, कुछ केमिकल्स को आप पकड़ोगे, बट दिस इज जस्ट लाइक समथिंग विच इज कंटिन्यूअसली एमिटिंग सम एनर्जी इन फॉर्म ऑफ सम रेडिएशन और सम पार्टिकल। कुछ पार्टिकल्स निकल रहे हैं, कुछ पार्टिकल्स उनमें से पॉजिटिवली चार्ज हैं, कुछ पार्टिकल्स उनमें से नेगेटिवली चार्ज हैं, कभी वो न्यूट्रल भी हैं, कभी वो लाइट जैसे पार्टिकल है। लाइट का जैसे पार्टिकल होता है फोटोन, अब हम जानते हैं, उस टाइम नहीं पता था, खैर उस टाइम कॉन्सेप्ट था पर पता नहीं था। आइंस्टाइन से वो आया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, जो हमने जाना था। तो ये बड़ी एक्साइटिंग चीज थी, ये क्यों हो रहा है। इनफैक्ट ये इतनी एक्साइटिंग चीज थी, कुछ लोगों ने कहना शुरू किया इनफैक्ट कि जो सन चमक रहा है ये शायद रेडियो एक्टिविटी की वजह से चमक रहा है, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी एक कुछ ऐसा सोर्स है, कोई मटेरियल हमेशा एनर्जी निकल रही है, मिलियंस ऑफ ईयर निकलती जा रही है, तो ये क्वेश्चन आ रही है। हाँ, तो ऐसी ऐसी चीजें। अच्छा, और 1897 में मैनचेस्टर में, मतलब इंग्लैंड में, एक साइंटिस्ट थे जे थॉमसन। उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी। उन्होंने क्या किया, 2 इलेक्ट्रोड्स, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, उनके बीच में बहुत हाई पोटेंशियल लगा दिया, एक ट्यूब में लगाई हैं,
और ट्यूब में से हवा खींच के बाहर निकाल दी, वैक्यूम कर दिया। वैक्यूम। और फिर उन्होंने देखा कि एक जो कैथोड है, जिसको हम कैथोड बोलते हैं, नेगेटिवली चार्ज, वहां से एक पार्टिकल्स की रेडिएशन निकल रही है एक डायरेक्शन में। वो नेगेटिवली चार्ज रेडिएशन है, वो इलेक्ट्रॉन है इसेंशियली। वो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की उन्होंने। बहुत सारी चीजें ऐसे होती जा रही थी। और उस ट्यूब को कुछ नाम उन्होंने दिया, आई गेस दिस वाज कॉल्ड कैथोड रे ट्यूब। एग्जैक्टली, बच्चे पढ़ते हैं अपने 9th 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ते हैं ये सब। तो जो इस स्टोरी में सबसे इन्फ्लुएंशियल जो साइंटिस्ट हुए हैं वो एक्चुअल में हुए हैं अर्नस्ट रदरफोर्ड। रदरफोर्ड एक्चुअली न्यूजीलैंड में पैदा हुए थे और उसके बाद वो इंग्लैंड में शिफ्ट कर गए थे। इंग्लैंड में उन्होंने रिसर्च करनी शुरू करी पहले कुछ तो वायरलेस के ऊपर। इनफैक्ट उन्होंने वायरलेस का मतलब कि रिकॉर्ड रखा कुछ टाइम तक कि कितनी दूर तक भेज सकते हो। उन्होंने आधे किलोमीटर से ज्यादा भेजी एंड सो ऑन। वेरी वेरी गुड एक्सपेरिमेंटलिस्ट, यू नो, आई थिंक वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्सपेरिमेंटलिस्ट एवर एग्जिस्टेड। ही वाज अर्नस्ट रदरफोर्ड। अब अर्नस्ट रदरफोर्ड इंग्लैंड से फिर कनाडा चले गए और जब वो 1898 की बात है, उन दिनों में रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर हुई थी और रदरफोर्ड को ये चीज बहुत एक्साइट करी। इनफैक्ट रदरफोर्ड को ऑब्सेशन हो गया रेडियो एक्टिविटी से कि ये इतनी मिस्टीरियस चीज है, इसको मुझे इस पजल को सॉल्व करना है। देखो, फिजिसिस्ट का क्या काम है? फिजिसिस्ट का काम कुछ नई टेक्नोलॉजीज बनाना नहीं है, वो ऑटोमेटिकली बन जाती हैं। पर हमारा काम है नेचर की पजल्स को सॉल्व करना, एक्सपेरिमेंट करके या थ्योरी करके। रदरफोर्ड बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंटलिस्ट, उन्होंने सोचा मैं अपनी जो एक्सपेरिमेंटल मेथड्स हैं, चाहे मेरे पास मैग्नेट्स हैं कुछ, चाहे तारे हैं कुछ, बैटरीज हैं कुछ, कॉइल्स हैं, इन सबको यूज करके मैं कुछ काम करूंगा रेडियो एक्टिविटी के ऊपर। तो कनाडा में मॉन्ट्रियल नाम का सिटी है, उन्होंने उस सिटी में एक्सपेरिमेंट किए एंड देन उन्होंने, कुछ बच्चे लोग पढ़ते हैं अल्फा बीटा गामा रेडिएशन, ये उन्होंने नाम दिए थे। एग्जैक्टली, रेडियो एक्टिविटी। हाँ, नहीं, आप तो खुद एक एटॉमिक फिजिसिस्ट हो, तो आप तो खुद ये सब चीजें बहुत जानते हो डिटेल में। That's why I'm very excited. Yeah, I can see that. Okay, so उन्होंने देखा कि अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, बीटा पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज्ड हैं और गामा रेज जो हैं वो न्यूट्रल है। इनफैक्ट दे आर लाइक फोटॉन्स, दे आर फोटॉन्स ऑफ वेरी हाई एनर्जी। गामा रेज जो है वो पेनिट्रेट कर जा रही हैं किसी भी चीज से, एक्सरे से भी ज्यादा पेनिट्रेट कर रही हैं। पर रदरफोर्ड का जो इंटरेस्ट बना सबसे ज्यादा वो बना अल्फा रेज में, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। और उन्होंने ये देखा कि कुछ एक मटेरियल जो हैं जिनमें से अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं, निकलते ही जा रहे हैं लगातार, ये एक्टिविटी रुक नहीं रही है। सो दीज मटेरियल्स आर अ वेरी गुड सोर्स ऑफ, यू नो, शाइनिंग सम पार्टिकल इन सर्टेन डायरेक्शन। उन्होंने सोचा क्योंकि पार्टिकल बहुत सारे एक सर्टेन डायरेक्शन में निकल रहे हैं, इसका हम इस्तेमाल करेंगे कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए। अब उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट सोचा, वो उन्होंने करना शुरू किया मैनचेस्टर में वापस आके। 1907 की बात है आई थिंक, तब वो फिजिक्स डिपार्टमेंट के हेड भी बन गए थे। बट बाय देन उन्होंने रेडियो एक्टिविटी की बहुत सारी डिस्कवरीज कर डाली थी ऑलरेडी। उन्होंने लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी दे डाले थे कि एटम्स स्पॉन्टेनियसली डिसइंटीग्रेट करते हैं, पार्टिकल्स निकलते हैं एंड सो ऑन। मतलब एक हर रेडियो एक्टिव एलिमेंट की एक हाफ लाइफ होती है, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं, यू नो। इनके बारे में हम फिर कभी चर्चा करेंगे। जो इंपॉर्टेंट चीजें उनके बारे में बात करते हैं, जो एटम की कहानी है। तो वो कनाडा से वापस आ गए। हाँ, वापस आ गए, उनको नोबेल प्राइज भी मिल गया 1908 में रेडियो एक्टिविटी पे उनके काम के लिए। खैर, पर रदरफोर्ड का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम था वो रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी के बाद शुरू हुआ। इनफैक्ट उनके नोबेल प्राइज मिलने के बाद शुरू हुआ, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम था। अब नॉर्मली क्या होता है कि साइंटिस्ट को जब नोबेल प्राइज मिल जाता है, कुछ कुछ साइंटिस्ट उसके बाद थोड़ा रिलैक्स करते हैं। रदरफोर्ड ने ऐसा नहीं, उन्होंने कहा कि अब तो असली काम शुरू हुआ। मतलब कि उनको कुछ रिसोर्सेज मिलते हैं, यू नो, ज्यादा रिसोर्सेज मिलते हैं, थोड़ी पोजीशन भी स्ट्रांग हो जाती है साइंटिफिक कम्युनिटी में। ही यूज्ड ऑल ऑफ दिस इन्फ्लुएंस। और वो मैनचेस्टर में उनके 2 स्टूडेंट थे, एक हंस गाइगर, इसका नाम भी हम सुनते हैं हंस गाइगर का, गाइगर काउंटर जो हम रेडियो, गाइगर मुलर काउंटर।
हाँ एग्जैक्टली और दूसरे स्टूडेंट थे मार्सडन, एर्नस्ट मार्सडन। तो ये दो लोगों ने रदरफोर्ड के साथ कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए। अब वो एक्सपेरिमेंट क्या थे उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी स्टोरी में। अब मान लो मैं एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट को, जो उस टाइम रदरफोर्ड ने चूज किया रेडियम, जिसकी डिस्कवरी की थी मैडम मैरी क्यूरी ने, जिसकी वजह से उनको भी नोबेल प्राइज मिला था। रेडियम को मान लो, हाँ एग्जैक्टली, रेडियम को मान लो मैं एक ट्यूब में रख लूं, एक ट्यूब के एंड पर रख लूं, इस तरह एक ट्यूब है, तो उसके दूसरे एंड से बुलेट्स की तरह पार्टिकल निकलेंगे, अल्फा पार्टिकल, और उनकी स्पीड बहुत तेज हो सकती है। मतलब जैसे लाइट की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, ये जो अल्फा पार्टिकल की स्पीड है दिस इज वेरी हाई, लाइक 10,000 किलोमीटर पर सेकेंड, वेरी वेरी हाई, लाइक 30 टाइम कम जैसे लाइट की स्पीड से, बट वेरी हाई। ओके, तो इतनी स्पीड पे मतलब बुलेट की तरह पार्टिकल्स एक डायरेक्शन में निकलते जा रहे हैं। अब उन्होंने सोचा रदरफोर्ड ने कि इसका इस्तेमाल करते हैं हम किसी चीज के ऊपर शूट करने के लिए, गोली की तरह दागेंगे और देखेंगे क्या होता है। क्योंकि अगर एक एटम किसी चीज का बना हुआ है, मान लो एक एटम के अंदर कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे अभी हम जानते हैं न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, उस टाइम तो पता नहीं था तो हाँ, तो ये चीजें फिर जो भी चीजें हैं, ये चीजें ये गोलियों के साथ, बेसिकली अल्फा पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करेंगी, अल्टीमेटली कुछ सिग्नेचर मिल सकता है कि अंदर क्या है। तो उन्होंने क्या किया, एक गोल्ड की बहुत ही थिन फॉयल ले ली, बहुत थिन फॉयल, जस्ट फ्यू एटम्स थिक, सोने की, उसको पीट पीट के बहुत पतला कर दिया, उसके ऊपर ये चीजें दागनी शुरू करी। पीछे उन्होंने लगा दी एक फोटोग्राफिक प्लेट, एक्चुअली सेंटिलेशन स्क्रीन बोलते हैं उसको। उसका क्या मतलब है कि उसके ऊपर जब अल्फा पार्टिकल अगर कोई स्ट्राइक करेगा तो एक फ्लैश ऑफ लाइट नजर आएगी। तो इसका मतलब ये है कि फ्लैश नजर आई, मतलब अल्फा पार्टिकल वहां पे स्ट्राइक किया। तो स्ट्राइक उन्होंने गोल्ड की फिल्म पे की है, बुलेट्स की तरह अल्फा पार्टिकल। हाँ, अल्फा पार्टिकल पहले गोल्ड की लेयर पे स्ट्राइक किए, गोल्ड की लेयर के पीछे उन्होंने ये फिल्म लगा दी, सेंटिलेशन फिल्म, कि अल्फा पार्टिकल अगर गोल्ड में से पास कर रहा है और फिल्म के ऊपर स्ट्राइक कर रहा है तो आपको फ्लैश नजर आएगी लाइट की। ये था एक्सपेरिमेंट। और देखना कैसे है फ्लैश को, आंख से देखना है, जैसे माइक्रोस्कोप लगा दी और उससे देखना है। उस टाइम पर डिटेक्टर तो थे नहीं, आज तो बहुत सारे डिटेक्टर्स हैं, सीसीडी डिटेक्टर्स बोलते हैं हम, जो सीमॉस डिटेक्टर बोलते हैं, उस टाइम नहीं था कुछ भी। तो उनके जो 2 स्टूडेंट थे उनका सिर्फ यही काम था कि देखना कि फ्लैशेस कब कब आ रही हैं और कितने टाइम में कितनी फ्लैशेस आ रही हैं, सिर्फ ये देखना। बहुत मुश्किल काम है ये, क्योंकि फ्लैश बहुत फेंट, और उसको देखने के लिए बिल्कुल अंधेरा कर दो लैब में, बिल्कुल अंधेरा, और लगातार आंख गड़ा के बैठे रहो और फिर उसको गिनो माइक्रोस्कोप पे, कंटिन्यूअसली गिनो उसके बाद, हाँ माइक्रोस्कोप पे, और गिनो और फिर लिखो अपनी नोटबुक में। अब नोटबुक भी मतलब कि इतना अंधेरा नजर नहीं आ रही है, फिर भी लिखना है, यू नो। सो दिस वाज वेरी वेरी चैलेंजिंग थिंग। एनीवे, सो ये दोनों स्टूडेंट करने लग गए। रदरफोर्ड ने उनको ये इंस्ट्रक्शन दी थी कि आपको कुछ भी अनयूजुअल नजर आए तो वो बताना। अब उन स्टूडेंट्स ने बोला कुछ हफ्ते बाद कि देखो प्रोफेसर रदरफोर्ड, हम लोग एक्सपेरिमेंट करते जा रहे हैं, कुछ भी ऐसा अनयूजुअल नहीं नजर आ रहा, बस एक चीज नजर आ रही है कि मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स जो हैं सारे के सारे गोल्ड फिल्म को ऐसे क्रॉस कर रहे हैं जैसे गोल्ड फिल्म एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो रदरफोर्ड ने बोला अच्छा, इसका मतलब ये है कि गोल्ड फिल्म के बीच में मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी, कि मतलब कि अल्फा पार्टिकल ऐसे निकलता जा रहा है। अब हम जैसे मतलब कि कंटिन्यूअसली फिल्म को देखेंगे अगर, हमें तो नजर नहीं आता कि इसमें एम्प्टी स्पेस है, तो फिल्म नजर आती है, स्पेस नजर नहीं आता। एग्जैक्टली पर अब ये एक चीज पता चली, पर मतलब कि उसके बाद और कुछ नहीं पता चल रहा था। उसके बाद रदरफोर्ड ने बोला अच्छा, कुछ और अनयूजुअल नहीं है, तो एक काम करो, जिस तरफ से तुम शाइन कर रहे हो ना गन, अल्फा पार्टिकल शाइन कर रहे हो, उस तरफ फिल्म लगाओ और उस तरफ देखो कोई पार्टिकल रिफ्लेक्ट होके आ रहा है गोल्ड फिल्म से या नहीं। अब ये सजेशन जो था ये बहुत ही अजीब सा सजेशन था, क्योंकि मान लो अल्फा पार्टिकल इतनी फास्ट बुलेट जैसी चीज है, उसको आप एक इतनी थिन फिल्म पे
मारो और एक्सपेक्ट करो कि वो वापस आए। अब वापस क्यों आएगा भाई इतनी स्पीड पे? इनफैक्ट रदरफोर्ड ने खुद बोला कि मान लो आप एक गोला दाग रहे हो एक कागज के ऊपर, और वो कागज उसको रिफ्लेक्ट कर दे गोले को, एक तोप के गोले को। इट वॉज सिमिलर टू दैट, अगर ऐसा होता है तो। खैर उन्होंने बोला कि नहीं, करो देखो आता है कि नहीं। अब ये एक्सपेरिमेंट इतना ज्यादा हार्ड है, आप आंखें गड़ा के बैठे रहोगे, आपको पता ही नहीं है कि कुछ आना भी है या नहीं, और कुछ नजर भी नहीं आ रहा है। बहुत दिन तक कुछ नजर नहीं आया ये दोनों को, हंस गाइगर और मार्सडन को कुछ नजर नहीं आया बहुत दिन तक। एंड उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को और ट्विक करने की कोशिश की, पैरामीटर्स उसका जैसे ओपनिंग खोलेंगे रेडियम का, ज्यादा अल्फा पार्टिकल निकालेंगे, एंड बहुत सारी चीजें, माइक्रोस्कोप अलग जगह रखेंगे, बहुत सारी चीजें करने की कोशिश की। पेशेंस चाहिए इन चीजों के लिए, बहुत पेशेंस चाहिए, बट और देखना भी आंख से है। बट अल्टीमेटली एक दोपहर की बात है, अचानक से एक फ्लैश नजर आई। देन दिस गाइज गॉट एक्साइटेड, क्योंकि एक्सपेरिमेंट अब ऑप्टिमाइज हो गया था। फिर अचानक से एक और फ्लैश नजर आई, एंड देन वापस में बैक साइड पे, हाँ वापस कि मतलब बुलेट ऐसे जाई और रिफ्लेक्ट कर रही है, ऐसा हो रहा है। हाँ, तो वो रदरफोर्ड के पास फिर गए अपनी ऑब्जर्वेशन सारी इकट्ठी करके, और रदरफोर्ड को बोले कि देखो अगर आप 8000 अल्फा पार्टिकल अगर मार रहे हो गोल्ड फिल्म में, उसमें से एक वापिस आ रहा है। रदरफोर्ड बहुत एक्साइट हो गया कि हाँ, आई हैव हिट द होली ग्रेल ऑफ एटॉमिक फिजिक्स नाउ। इससे मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि अब एटम किस चीज का बना है, कि एक पार्टिकल 8000 में से वापिस आ रहा है। अब इसका मतलब रदरफोर्ड ने क्या निकाला, 1 साल लिया उसने अपनी थ्योरी डेवलप करते। एक्सपेरिमेंट जो चल रहे थे ये 1908 और 1909 की बात है। 1911 में रदरफोर्ड की थ्योरी आई। उसने ये बोला कि एक एटम जो है उसका मोस्ट ऑफ द रीजन इज कंप्लीटली एम्प्टी, और एटम का सारा भार, मोस्ट ऑफ द मतलब मास इज लोकेटेड इन ए वेरी वेरी स्मॉल रीजन कॉल्ड न्यूक्लियस, राइट। अब वो न्यूक्लियस जो था ऐसी चीज है जिसके अंदर जिसका जो साइज है वो एटम के साइज से 10,000 गुना छोटा है। आप ये इमेजिन करो कि सारी की सारी मतलब कि खाली है, क्या बोलते हैं एटम में स्पेस की, मान लो न्यूक्लियस मान लो एक नींबू की तरह है, हाँ? तो उसके बाद जो पहला इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस से आधा किलोमीटर दूर होगा, इस नींबू से आधा किलोमीटर दूर होगा, इस तरह, मतलब इतना खाली। जस्ट एनालॉजी, इट्स माइंड ब्लोइंग। बहुत कम जगह पे न्यूक्लियस है और बाकी स्पेस खाली है। हाँ, और सारा भार भी वहीं पे। दूसरा आप सोचो, इमेजिन करो कि जैसे हम ह्यूमंस हैं, जैसे मान लो किसी पर्सन का भार 70 किलो है, अगर उसकी मैं एटम्स की सारी खाली स्पेस बाहर फेंक दूं ना, तो अल्टीमेटली उसका सारा भार एक छोटे से कण में केंद्रित हो जाएगा। जैसे रेत का जो कण होता है ना, उसमें केंद्रित हो जाएगा सारा का सारा भार। अब जैसे मान लो 70 किलो उसमें। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। उसने ये प्रूव किया। अभी मतलब कि ये रदरफोर्ड की थ्योरी थी, और उसकी थ्योरी और क्या थी कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, नेगेटिव चार्जेस जो हैं, वो एक न्यूक्लियस जो है उसके आसपास चक्कर लगा रहे हैं। ये आइडिया उसको आया सोलर सिस्टम को देख के। अब जैसे सोलर सिस्टम है, सन है, आसपास प्लैनेट्स घूम रहे हैं। अब ये बड़ी फैसिनेटिंग चीज है कि ये सारे प्लैनेट, सन, सारे एटम्स के बने हैं। सोलर सिस्टम सारा एटम्स का बना है। अब हर एटम के अंदर अगर हम देखेंगे, उसके अंदर अपना एक सोलर सिस्टम है। एक सोलर सिस्टम, एटम बिहेव कर रहा है पूरे सोलर सिस्टम की तरह। एग्जैक्टली। सो दिस वाज अमेजिंग, लाइक इसने blew the mind off from scientists, but then lots of other problems started, because उस टाइम की थ्योरी के हिसाब से ये था कि जो अगर इलेक्ट्रॉन एक पॉजिटिव चार्ज के अराउंड ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो इट शुड ऑलवेज एमिट एनर्जी, एंड एज इट इज एमिटिंग एनर्जी इट शुड जस्ट एंटर द न्यूक्लियस, सो सारा का सारा एटम जो कोलैप्स कर जाना चाहिए, पर वो तो हम देखते नहीं है, नथिंग इज कोलैप्सिंग। तो एक नई थ्योरी की फिर जरूरत आन पड़ी यहाँ पर कि रदरफोर्ड ने इतनी एडवांस कर दिया सब कुछ, बट अभी भी शुरुआत ही थी एक तरह से, एटम की थ्योरी की एक तरह से अभी शुरुआत थी ये। और वो थ्योरी को हम जानेंगे अगले हफ्ते, ठीक है? तो अभी हम दर्शकों के सवाल ले लेते हैं।
तो सबसे पहला सवाल है एसबीसी टेम्पर का। सर, डिस्प्लेसमेंट का एटम्स की एग्जिस्टेंस से कैसा रिलेशन है? हाँ, आई थिंक ये वो आइंस्टाइन की थ्योरी की बात कर रहे हैं। अब आइंस्टाइन ने जो थ्योरी दी थी, इट्स ए मैथमेटिकली कॉम्प्लेक्स थ्योरी, सो वी कैन नॉट डिस्कस इन डिटेल, बट लेट मी गिव यू क्रक्स ऑफ दिस। मैं ओवरऑल आइडिया बता देता हूँ। अब सवाल ये है कि उसकी थ्योरी में एक उसने डिस्प्लेसमेंट की बात की थी कि एक पोलन ग्रेन है, उसको इधर उधर से बहुत सारे एटम्स हिट कर रहे हैं और वो डिस्प्लेस हो रहा है अपनी जगह से। तो सवाल यह है कि इस डिस्प्लेसमेंट का एटम्स की एग्जिस्टेंस के साथ क्या रिलेशनशिप है। सो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दूसरी बात, बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि आइंस्टाइन की जो थ्योरी थी उसकी एक प्रिडिक्शन है। अब जैसे कि आप बात कर रहे हो कि एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कितना जो है ये ग्रेन है, पोलन ग्रेन है, ये डिस्प्लेस होएगा अपनी पोजीशन से। हाँ, ये उसकी प्रिडिक्शन थी। अब ये थ्योरी तभी ठीक होगी अब अगर इस प्रिडिक्शन को वेरीफाई किया जा सके एक्सपेरिमेंटली। वो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया गया 1908 में, जैसे हम बात कर रहे थे। अब इसका मतलब ये था कि थ्योरी ठीक थी। अब थ्योरी ठीक थी तो थ्योरी का अंडरलाइंग एजम्पशन यही था कि एटम्स होने चाहिए, तो इसका मतलब एटम्स होने ही चाहिए, इसलिए इसका ये रिलेशनशिप है, वो जो डिस्प्लेसमेंट का एटम्स की एग्जिस्टेंस है। ओके, एक और सवाल है श्वेता गोयल का। दिस इज एन एक्सीलेंट शो। कैन वी डायरेक्टली सी द एटम्स विद अ पावरफुल माइक्रोस्कोप? Also, sir and ma'am, you mentioned Einstein's 3 revolutionary papers. Can you make a video on Einstein's other research papers? I am looking forward to more episodes. Thanks, Shweta, for asking these wonderful questions and for your suggestions. तो पहला क्वेश्चन ये है कि एटम्स को डायरेक्टली देखा जा सकता है क्या? उन्होंने लिखा पावरफुल माइक्रोस्कोप से। हाँ, तो ये बहुत अच्छा सवाल है। आजकल के मतलब की जनरेशन में, हम नई साइंस की जनरेशन में पिछले 40-50 साल से जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ ऐसी स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप्स बन गई हैं जिनसे हम एटम्स को डायरेक्टली देख सकते हैं। और वो माइक्रोस्कोप्स जो है वो नॉर्मल माइक्रोस्कोप्स की तरह नहीं है। मतलब जैसे नॉर्मल माइक्रोस्कोप्स होती हैं जो लाइट शाइन करते हैं, उनमें हम एक लाइट सोर्स से और चीजों को देखते हैं जूम करके, है ना। ये वाली जो माइक्रोस्कोप्स हैं कुछ स्पेशल सिद्धांतों में काम करती हैं। जैसे एक माइक्रोस्कोप है ना, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी। सो इट्स बेस्ड ऑन सम प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। एसटीएम बोलते हैं, एसटीएम जिसको बोलते हैं। तो इससे एटम्स को आप इंडिविजुअली मैप कर सकते हो, इंडिविजुअली देख सकते हो। फिर और कुछ माइक्रोस्कोपीज हैं। फॉर एग्जांपल एक है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से भी देख सकते हो। उसमें एक इलेक्ट्रॉन बीम है, एक इलेक्ट्रॉन बीम को आप मतलब कि इंटरेक्ट करवाते हो एक मटेरियल के साथ, बहुत थिन लेयर ऑफ मटेरियल के साथ, और उसको फिर मतलब फोटोग्राफ करते हो। तो देयर आर सम टेक्निक्स व्हिच कैन बी यूज्ड नाउ टू डायरेक्टली सी द एटम्स। थैंक्स श्वेता। और हाँ, आपका जो सजेशन है कि हम आइंस्टाइन के और जो 2 पेपर बचे हैं उन पर भी हम वीडियो बनाएं, ये बहुत अच्छा सजेशन है। हम उन पर भी जरूर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू ऑडियंस, आपके कॉम्प्लीमेंट देने के लिए, हमें सजेशंस देने के लिए। आप ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए और हमारी सब वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हम भी इनकरेज हो आपके लिए और एपिसोड लेके आए। शुक्रिया। तो आशीष, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस इतना ही कि अगली बार फिर से मिलते हैं, कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे कहानी और भी इंटरेस्टिंग होती जाती है जैसे जैसे क्वांटम मैकेनिक्स बनती जाती है। बाय बाय। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।